जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर पर। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसको पढ़ने वाले हैं। आप यकीन मानिए कि इस चैप्टर को आप ऐसे पढ़ेंगे जिससे कि एक बार अगर पढ़ लिए तो पूरा इसमें जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आप उसको अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखिए पढ़ने वाले क्या हैं। तो परिचय देखेंगे कि आखिर में भूगोल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद भूगोल की शाखा को देखेंगे कि भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा, इसके परिभाषा को देखेंगे भूगोलवेत्ता के अनुसार और ऐसे भी अपने अकॉर्डिंग भी। उसके बाद देखेंगे मानव का प्रकृतिकरण को देखेंगे। उसके बाद प्रकृति का मानवीकरण को देखेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। उसके बाद नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद को देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भूगोल के बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि भूगोल होता क्या है। देखिए भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। देखिए जो भूगोल शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। भूगोल जो शब्द है वो किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो, एक है जियो और दूसरा ग्राफिया। जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया मतलब क्या होता है? वर्णन करना। यानी कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही कहलाता है भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको डिफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए मानव भूगोल की शाखा। मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? तो इसके दो शाखाएं हैं। कितने? दो। कौन कौन? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब देखते हैं कि भौतिक भूगोल कहते किसको हैं। भौतिक भूगोल कहते किसे हैं? तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक पर्यावरण का। जैसे कि भू आकृति, समुद्र विज्ञान, ये बेसिकली भौतिक भूगोल से संबंधित हैं। कौन? भू आकृति और समुद्र विज्ञान। उसके बाद हम देखते हैं मानव भूगोल कि मानव भूगोल कहते किसे हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है मानव भूगोल। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मानव और पर्यावरण इन दोनों के बीच जो संबंध है इसका अध्ययन, यानी इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। लेकिन देखिए जो मानव भूगोल की परिभाषा है, इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता हैं, इनके अनुसार जो है वो मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, इनको देख लेते हैं। देखिए फ्रेडरिक रेजल मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल, क्या? धरातल, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी। धरातल मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये फ्रेडरिक रेजल के अनुसार क्या है? मानव भूगोल की परिभाषा है। अब थोड़ा सा फ्रेडरिक रेजल के बारे में जानकारी लेते हैं नोट में। देखिए आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता हैं कौन? फ्रेडरिक रेजल। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेजल है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी है। आप ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एनालिसिस सैंपल के बारे में। इनके अकॉर्डिंग, यानी इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। अब कहेंगे कि एनालिसिस सैंपल कौन है? तो ये देखिए ऊपर कौन पढ़े, ये देख रहे हैं, ये कौन है? फ्रेडरिक रेजल। कौन है? फ्रेडरिक रेजल हैं। इनकी ही शिष्या है कौन? एनालिसिस सैंपल। तो इनके अनुसार देखते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखिए मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। देखिए इनकी जो परिभाषा है एनालिसिस सैंपल की, ये बहुत ही बेसिकली महत्वपूर्ण है, क्योंकि
एक तरफ से इसको हम देखें तो एकदम VVI है, क्योंकि इनकी परिभाषा मानव भूगोल की हर साल लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पाल विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव बल की परिभाषा क्या है। पाल विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव बल की परिभाषा, तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ये बेसिकली पाल विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव बल क्या है, परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेसिकली आपको क्या करना है, ये दो याद रखना है, ये वाला फ्रेडरिक जेजल की और एनएलसी सैंपल का, ये दो परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण। क्या देखेंगे, मानव का प्रकृतिकरण की ये आखिर में होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव ने क्या किया कि प्रकृति के जो आदेश थे उसके अनुसार अपने आप को क्या किया, ढाल लिया। इसका कारण क्या था, उस समय जो प्रौद्योगिकी, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसका स्तर निम्न था और मानव की समाज की विकास की अवस्था भी क्या थी, आदिम थी। यानी कि उस समय लोग आदि मानव के जैसे थे और जंगलों में रहते थे और हुलाला करते थे। ठीक है, इस अवस्था में मानव प्रकृति का सुनता था। इस अवस्था में क्या करता था, मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा पाठ किया करता था। इस अवस्था में मानव जो था वो प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा पाठ किया करता था। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन रहेगा मानव का प्रकृतिकरण बताइए, मानव का प्रकृतिकरण को लिखिए, तो देखिए अगर रहेगा प्रकृतिकरण तो इसमें कौन प्रधान होगा, प्रकृति प्रधान होगा। अगर उसमें रहता है क्या, मानवीकरण, तो इसमें कौन प्रधान होगी, मानव प्रधान होगा। कौन, मानव, क्योंकि देखिए प्रकृति का मानवीकरण, कौन देखते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। मानव ने प्रकृति के नियम को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही वह प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया। मानव ने क्या किया कि जो प्रकृति के नियम थे उसको वो एब्जॉर्ब किया, उसको सीखा, उसके नियमों को, उसके बाद ही वह प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में मानव की मदद की। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने क्या किया, अग्नि खोज में हमारी मदद की। उसके बाद देखिए उदाहरण दूसरे में क्या है, डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों को समझने के बाद हमने अनेकों बीमारियों पर क्या किया, विजय पाई। अनेकों बीमारियों पर हम विजय पाए। उसके बाद देखिए वायु गति के नियम को समझने के बाद हमने अत्यधिक तीव्र गति से यानी कि तेज गति से चलने वाले जो यान होते हैं उनको विकसित किए। तो ये था प्रकृति का मानवीकरण। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, उसके बाद आप खुद से इसका आंसर लिख पाएंगे अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा मानव का प्रकृतिकरण, तो लास्ट वाला ध्यान देना है कि प्रकृतिकरण है कि मानवीकरण है। अगर रहेगा प्रकृतिकरण तो इसमें प्रकृति प्रधान होगी। ठीक, अगर उसमें रहता है मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण यानी कि मानवीकरण अगर रहेगा तो मानव इसमें प्रधान होगा और प्रकृतिकरण रहेगा तो प्रकृति प्रधान होगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, उसके बाद आप अपने आप से ही इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, इनमें अंतर पूछता है तो इनको देख लेते हैं। देखिए नियतिवाद ये होता क्या है, इसमें प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है। नियतिवाद में प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है, इसमें नितांत आवश्यकता की स्थिति है। नियतिवाद के जो प्रवर्तक कौन है, फ्रेडरिक जेजल है। नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है, फ्रेडरिक जेजल है। और इनकी एक पुस्तक भी है एंथ्रोपोजोग्राफी, जो कि आपको उत्तर बता दिए हैं। ठीक है, संभववाद होता क्या, देखिए इसमें मानव को अधिक प्रभावी माना गया है। इसमें मानव जो है वो पावरफुल है। कौन, मानव। और उसमें क्या था, उसमें प्रकृति पावरफुल था। संभववाद के प्रवर्तक जो है वो कौन है, पाल विडाल डिला ब्लास हैं। कौन है, पाल विडाल डिला ब्लास जो है वो संभववाद के प्रवर्तक हैं। नोट में देखिए क्या है, संभववाद शब्द देखिए
क्वेश्चन पूछ भी सकता है। देखिए कहेगा कि मानव संभववाद के प्रवर्तक कौन है, तो पाल विडाली लबलास है। लेकिन क्वेश्चन क्या देगा घुमा करके कि संभववाद का प्रयोग सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने किया था, तो कौन किए थे, लुसियन फेब्रे ने किया था। कौन किए थे, लुसियन फेब्रे। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने किया था, लेकिन कहेगा कि संभववाद के प्रवर्तक कौन है, तो पाल विडाली लबलास हैं। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है वो वाला पॉइंट। उसके बाद देखिए नवनिश्चयवाद, ये होता क्या है, इसमें मानव और प्रकृति में सामंजस्य पर बल दिया गया है। इसमें मानव और प्रकृति में जो सामंजस्य है उन पर बल दिया गया है। किस पर, मानव और प्रकृति में जो सामंजस्य है उन पर बल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें ना ही, किसमें, नियतिवाद में, इसमें ना ही नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। यानी कि ये बेसिकली देखिए, ये एक तरफ से देखिए देखें ना तो ये क्या कर रहा है, जो प्रकृति है नियतिवाद में प्रभावशाली है, एकदम प्रकृति ही मानव पर दबाव बनाए रखी हुई है। और संभववाद में क्या हो रहा है कि संभववाद में मानव जो है, मानव ये प्रकृति पर दबाव बनाया हुआ रखा है। लेकिन जो नवनिश्चयवाद है इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली दोनों के बीच का जो मार्ग है, बीच का मार्ग, पॉइंट जो बीच का है उसको पकड़ा गया है, बीच का जो मार्ग है उसको। क्योंकि देखिए अगर हम प्रकृति का सिर्फ शोषण ही करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये ध्वस्त ही हो जाएगा पृथ्वी पूरा। ठीक है, और हमें देखिए नियतिवाद यही सिखाता है, नवनिश्चयवाद, कि हमें प्रकृति का विनाश नहीं करना है, उसका प्रयोग करना है, उसके जो चीज़ हैं उनका इस्तेमाल करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि प्रकृति का कोई नुकसान ज़्यादा ना हो। यानी कि देखिए ये अगर आप नगर या फिर शहर में रहे होंगे या फिर रहते होंगे तो आप जानते हैं कि देखिए एक क्या होता है, एक होती है लाल लाइट, लाल, और एक हरा, ऐसे होता है। और यहाँ पर आपका होता है क्या, मोटरसाइकिल, ये है आपका मोटरसाइकिल मान लीजिए कि, और यहाँ पर जाएँ देखिए जब लाल बढ़ता है तो क्या होता है, आपको रुक जाना है, और हरा बढ़ गया तो क्या होना है, चले जाना है। यानी कि आप ट्रैफिक नियम का उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे कि किसी में गाड़ी को धक्का मार भी नहीं पाएंगे उसमें। अगर ये ट्रैफिक नियम नहीं होता तो क्या होगा कि आप हो सकता है कि जाएं इधर से स्पीड में और मार दे किसी में जाकर के, लेकिन ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। उसके बाद जब इधर खाली हो जा रहा है तो ये आपको भेज रहा है जाने के लिए। तो यही क्या है, नवनिश्चयवाद है। यानी कि हमें प्रकृति के नियम को उल्लंघन भी नहीं करना है, उसकी जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं देना है, लेकिन हम अपना विकास करते हुए जाना है। ठीक है, उसको हम कहते हैं नवनिश्चयवाद। उसके बाद देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र को लिखिए। मानव भूगोल के क्षेत्र क्या होता है और उपक्षेत्र। देखिए सामाजिक भूगोल, इनका क्षेत्र देखिए, सामाजिक भूगोल क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा मानव भूगोल का, और इसका उपक्षेत्र क्या होगा, सामाजिक भूगोल का। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या हो जाएगा, देखिए एक मिनट, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या हो जाएगा, देखिए सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या हो जाएगा, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल हो जाएगा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र। उसके बाद देखिए आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में क्या आता है, संसाधन, इसका उपक्षेत्र क्या हो जाएगा, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र संसाधन भूगोल। आर्थिक भूगोल हम कहते हैं किसे, देखिए आर्थिक भूगोल जो होता है वो इनकम से रिलेटेड होता है, यानी कि आय से, जिसका संबंध किससे हो, आय से, यानी कि इनकम, पैसा से। तो पैसा से जिसका संबंध हो उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक भूगोल कहते हैं। तो संसाधन से क्या होती है, पैसा प्राप्त होता है, पर्यटन से भी पैसा प्राप्त होता है, लोग घूमने आते हैं तो पैसा प्राप्त होता है, कृषि से भी पैसा, उद्योग का भी संबंध किससे, पैसा से ही है। तो जिससे बेसिकली इनकम का संबंध हो उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक भूगोल। तो इसका उपक्षेत्र क्या हो जाएगा, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल। ठीक है, तो चैप्टर एंड हुआ, खत्म। आप बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, डाउट, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर
चाहते हैं क्लास 12th की पूरी तैयारी करना आर्ट स्ट्रीम की, तो आप अपने यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी इस पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।